हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस है क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस किसे कहते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगी होती है, मीन द पावर रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप उनको कहते हो डायमेंशंस। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके बारे में अभी हमें डिस्कस नहीं करना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। कितनी क्वांटिटीज होती हैं ये आपको पता है, 7 क्वांटिटीज होती हैं, ये बात आप जानते हो। तो सबसे पहली बात, डायमेंशंस क्या है? जो फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगी होती है। फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो भी पावर लगी है उसको आप क्या बोलोगे? डायमेंशंस। क्लियर? इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट में ही किसी भी डायमेंशन को आप लिखेंगे। कुछ क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ी थी। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। मास की डायमेंशन m होती है, लेंथ की l, टाइम की t, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, इसलिए a, टेम्परेचर की k से यूज करते हैं। दोबारा समझो, मास की डायमेंशन आप क्या लेते हो? m, लेंथ की l, टाइम की t, इलेक्ट्रिक करंट A, टेम्परेचर K। यहां तक बात समझ आ गई आपको? तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या है? जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर पावर रेज्ड होती है। ठीक, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास मास है तो किससे लिखोगे? m से रिप्रेजेंट करोगे। लेंथ है तो l से रिप्रेजेंट करोगे। टाइम है तो t से रिप्रेजेंट करोगे। इलेक्ट्रिक करंट a से, टेम्परेचर K से। इतनी बात समझ आ गई? प्रॉपर बताओ। अच्छा, अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई, बहुत ध्यान से, जो चीज ना समझ आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप उसके कमेंट में लिख देना कि सर ये चीज कैसे आएगी। डाउट सेशन भी आपके लगा दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कुछ चीजों की जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशंस निकालना हम सीखेंगे। आप लोग स्क्रीन में देखिए, केवल 2 बातें। डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। जैसे मास की डायमेंशन क्या बताई मैंने? m, लेंथ की क्या बताई? l, टाइम की क्या बताई? t, टेम्परेचर की क्या बताई? k, इलेक्ट्रिक करंट की क्या बताई? a। ये बातें समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमें छोटी छोटी कुछ क्वांटिटीज हैं, हम सबसे पहले उन क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए बेटा आपको फॉर्मूले का आना जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपसे डायमेंशंस निकल जाएंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आपसे डायमेंशंस नहीं निकलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो आप जितना हो सके आप क्वांटिटीज के फॉर्मूला याद करो और डायमेंशन को निकालना सीखो। कभी भी किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन याद मत करना। डायमेंशन याद करोगे तो बेटा पावर में भूल जाओगे कि 1 कहाँ आना है, -1 कहाँ आना है, -2 कहाँ आना है। उन चीजों को मैं यहाँ पे अभी आपसे निकलवाऊंगा कि आप किस तरीके से डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ चीजों के एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। मान लो आपसे कहा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, अब ये हर चीज में कॉमन होगा। मान लो मैं आपसे ले रहा हूं एरिया की डायमेंशन बताओ, बिल्कुल बेसिक उठाया मैंने। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली चीज, एक नॉर्मल एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, तो लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। लेंथ के लिए आपने क्या डायमेंशन लिखी? L। ब्रेथ भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस है या लेंथ है, तो उसकी भी आपने डायमेंशन क्या लिख दी? L। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? L स्क्वायर। तो आपने एरिया की डायमेंशन सीधी सीधी हमको बता दी, L स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन को लिखने के लिए
सीक्वेंस होता है, पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, फिर k लिखते हैं, फिर a लिखते हैं, ये सीक्वेंस है। वैसे इस सीक्वेंस की नीड नहीं होती। आप चाहो तो इस सीक्वेंस में लिख दो, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो। अब जैसे किसी किसी बुक में हो सकता है इसको लिखा हो कि देखो m की टू द पावर 0, क्योंकि m है नहीं, l स्क्वायर है और t आपका 0 है, तो आप इसको m l स्क्वायर m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। ये एक तरीका है। तुम क्या करना, सिंपल एल स्क्वायर आया तो आप एल स्क्वायर लगा के चले आओ, बस। आपको सीक्वेंस की कोई नीड नहीं है। बेसिक डायमेंशन है, अभी और चीजें फंसेंगी, मैं बता रहा हूं। तो अभी पहले आप बेसिक पे कंसंट्रेट करो। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला वॉल्यूम की डायमेंशन निकालते हैं, तो देखो भाई वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो लेंथ एल बता दिया आपने, ब्रेथ की भी एल बता दी, हाइट भी तो एल ही होगी। क्यों? क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, उसको भी तो लेंथ ही मेजर करते हो। हाइट तो एक अलग नाम है लेकिन है तो लेंथ। तो आपका क्या बन गया ये एल क्यूब। बेसिक टर्म्स है, चीजें क्लियर हो रही होंगी, बिल्कुल बेसिक से उठाया इसीलिए। अच्छा, अब मान लो मैंने आपसे पूछा बेटा डेंसिटी बताओ, डेंसिटी की डायमेंशन आपसे पूछी गई। देखो डेंसिटी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की डायमेंशन क्या पढ़ी थी आपने, m। वॉल्यूम अगर यहीं से भी देख सकते हो एल क्यूब, नहीं आता तो आप दोबारा निकाल सकते हो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें बेसिक्स है। तो m अपॉन एल क्यूब, इसको आपने क्या लिखा, m l टू द पावर -3। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आपको क्या मिली, ml टू द पावर -3। वर्ड क्लियर हुआ? ओके। तो एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक डायमेंशंस हैं। अब मान लो आपसे मैं पूछता हूँ स्पीड बताओ। स्पीड की डायमेंशन आपने क्या पढ़ी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस की क्या होती है l, लेंथ है, टाइम की क्या होगी t, तो ये क्या बन गया एल टी इनवर्स। जिन बच्चों को ना पता हो वो अभी सीख ले, पावर -1 को इनवर्स बोला जाता है। तो आप चाहो तो एल टी टू द पावर -1 बोलो या एल टी इनवर्स बोलो। चलो अब मैं आपसे मान लो पूछ रहा हूँ वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। वेलोसिटी इज व्हाट, अगर स्पीड को डायरेक्शन दे दो तो वेलोसिटी बन जाती है। और वेलोसिटी हमने क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एल होता है और टाइम क्या होता है टी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, एल टी इनवर्स, ये भी आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, या मैं कह दूं क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये चीजें हमें सेम मिलती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बाद में कर लेना। 1 2 3 ओके। अब सपोज करो जैसे मैं थोड़ा सा और ऊपर आता हूं, अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन की डायमेंशन। बिल्कुल बेसिक से कई सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस की प्रैक्टिस मैं खुद करवाऊंगा आपको। तो एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है, एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं इसको उठाता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो बेटा, चेंज या सिंपल वर्ड एक ही बात है। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने पीछे पढ़ी एल टी इनवर्स पढ़ी, टाइम की क्या पढ़ी हमने टी, तो ये क्या बन जाएगी एल टी टू द पावर -2। क्लियर?
अच्छा, अब मान लो मुझे फोर्स की डायमेंशन चाहिए। अब मैं थोड़ा ऊपर आऊंगा, ध्यान रखना एक एक चीज। फोर्स की डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? फोर्स इक्वल आप पढ़ते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल एम में। बड़ा मजा आ रहा होगा, सर तो अभी पूरा एकदम 9-10 के फॉर्मूले बता रहे हैं ना। सही है। मास का मतलब एम, एक्सेलरेशन ये ऊपर निकाला है। अगर आपको न याद रहे तो आप यहाँ पे भी सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी क्या पड़ी? एल टी टू द पावर -2। आपको क्या मिल गया? एम एल टी टू द पावर -2। तो आपको फोर्स की डायमेंशन क्या मिलती है? एम एल टी टू द पावर -2। बेटा यूनिट्स निकालना हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स आप कैसे निकालते हो। यहाँ से भी सेम है। अब इसको अगर मैं लिखूं तो एसआई में क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यूनिट निकाल सकते हो। ये सीधी सीधी आप डायमेंशंस कैलकुलेट करते हो। अच्छा, अब मान लो मुझे चाहिए प्रेशर की डायमेंशन। तो प्रेशर इक्वल क्या होता है? प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या पड़ी? एम एल टी टू द पावर -2। और एरिया की डायमेंशन क्या पड़ी? एल स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? एम एल इनवर्स टी टू द पावर -2। ये आपको प्रेशर की डायमेंशन बन जाती है। तो क्या बेटा डायमेंशंस निकालनी समझ आई? बेसिक डायमेंशंस आपको समझ आ गई होंगी कि अगर आपको क्वांटिटीज और फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता तो किसी भी कंडीशन पे आप डायमेंशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज आपको फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब बाकी आप डायमेंशंस प्रैक्टिस करके निकालोगे। कुछ डायमेंशंस मैं निकलवा रहा हूं अपने असाइनमेंट से। ये आपने डायमेंशंस को पढ़ लिया। आज की क्लास में हम केवल दो चीजें पढ़ेंगे, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायमेंशंस निकलवाऊंगा। नीचे असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में कई सारी डायमेंशंस आपसे पूछी गई हैं, क्योंकि मैंने वहां इसलिए इजी पढ़ा दी, यहाँ पे थोड़ी सी टफ डायमेंशंस लगी हुई हैं। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहली बात कैपिटल जी। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको आप कैपिटल जी कहते हो, सोचो इसका नाम आपने कहाँ सुना था? सोचते सोचते याद आया, यार क्लास 9th में ना ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ करता था। उस ग्रेविटेशन चैप्टर में मुझे कैपिटल जी पढ़ाया गया था, एक फॉर्मूला भी आता था। फॉर्मूला था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, याद सा आ गया। तो यहां से मुझे जी क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 मिलेगा। बिल्कुल सही बात। बेटा एक चीज ध्यान रखना है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है। स्मॉल जी आपका क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी डायमेंशन जो एक्सेलरेशन की होती है वो होगी। यहाँ पे कैपिटल जी है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालता हूँ, डायमेंशन ऑफ जी अगर मुझे चाहिए तो एफ की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी? एम एल टी की पावर -2। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ मतलब एल, और पावर 2 लगी है तो पावर 2 लगा दी। m1 क्या है? मास m। m2 भी आपका मास है m। एक m से m देखो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा m इनवर्स
L क्यूब T टू द पावर -2। ये आपकी कैपिटल जी की डायमेंशन हुई। कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फॉर्मूला आता था मैंने तुरंत कर दिया। अब देखो एक चीज और बताऊं, यहाँ आपने डायमेंशंस निकाल रखी हैं तो आपने फोर्स की डायरेक्ट लिख दी। अगर डायमेंशन ना आती हो तो डायरेक्ट ना लिख के अब पहले फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, उसके बाद इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, है ना। वर्ड समझ आ रहा है? गुड। अच्छा, दूसरी डायमेंशन हमें क्या निकालनी है? गैस कांस्टेंट। देखो बेटा, गैस कांस्टेंट आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, गैसियस इक्वेशंस में। गैस कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है ना। हाँ, गैस कांस्टेंट होता है आर। इसके लिए आपको गैस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल NRT। N क्या है? मोल। तो डायमेंशन ऑफ अगर मोल आपको यूज करना हो तो आप सिंपल मोल लिख सकते हो, नहीं तो 1 मोल के लिए आप N कोई हटा देता है, कोई N को बिल्कुल हटा देता है, 1 मोल के लिए वो कंसीडर करता है। तो ये फॉर N मोल से ध्यान रखना। अगर 1 मोल के लिए होगा तो N हट जाएगा। तो यहां से R क्या आएगा? PV अपॉन NT। P क्या है? प्रेशर, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। V क्या है? वॉल्यूम। N नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल चुका। T क्या है? टेम्परेचर। चलो, डायमेंशन ऑफ R चाहिए यार सर। अब तो मुझे आ गया समझ कि मैं P की वैल्यू लिख दूंगा, V की लिख दूंगा, T की लिख दूंगा, मुझे डायमेंशंस पता चल जाएंगी। क्या कहते हो? सीधी सीधी वैल्यू लिख दूं? चलो कोशिश करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ R अगर हमें चाहिए तो मैं डायमेंशन ऑफ R लिख सकता हूँ। P की डायमेंशन क्या लिख दूंगा? पीछे निकाल चुका हूँ, चलो मैं भूल गया, मान लो भूल गया, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है सर। क्या फॉर्मूला पढ़ाया आपने? प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। देखो कितनी जल्दी निकलेगा। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन भी अगर आप भूल जाओ तो M इंटू ए से निकाल दो, तो ML T की पावर -2 और A की L स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी ML इनवर्स T टू द पावर -2। चलो ये आ गई। तो प्रेशर की जगह मैंने लिख दिया ML इनवर्स T की पावर -2। V इज व्हाट? L क्यूब। N क्या है? मोल लिख सकते हो आप, और T क्या है? K। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? M L स्क्वायर T टू द पावर -2 K इनवर्स मोल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट किया है सिंपल भाई। प्रेशर की जगह मैंने लिखा ML इनवर्स T टू द पावर -2, निकाल चुके हो। V की जगह L क्यूब लिखा, N की जगह मोल लिखा, T की जगह K लिखा, और सीधी सीधी वैल्यू पुट कर। L क्यूब मतलब पावर 3 में 1 गया, 2 बचा, T की पावर -2 बचा, K की पावर -1 क्योंकि ऊपर गया, मोल भी ऊपर गया, मोल इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? थोड़ी सी मैंने सोचा इक्वेशन वाली आपको बता के देखो डायमेंशन। इसमें क्या होगा, अगर आपको इक्वेशन पता है चीजें आप निकाल सकते हो। प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा टफ है। कोई टफ नहीं है प्लैंक कांस्टेंट। क्यों टफ नहीं है? इसके पीछे का कारण मैं थर्ड पार्ट यही समझा दे रहा हूं आपको। मान लो आपको चाहिए प्लैंक कांस्टेंट H, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एनर्जी इक्वल E इक्वल H न्यू। रिफ्रैक्शन के टॉपिक में 10th में थोड़ा सा बताया जाता है, जिसको नहीं बताया गया हो वो यहां पे समझ लो। E इक्वल H न्यू। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब ये यहां से आपकी डायमेंशन निकल जाएगी। H इक्वल आपने निकाला E अपॉन न्यू। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम होती है। अब वर्क की डायमेंशन सर कैसे निकालोगे? वर्क इक्वल क्या होता है?
फोर्स इनटू बताओ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की डायमेंशन आपने क्या लिखी, mlt की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा l, तो ml² t टू द पावर -2, ये किसकी आ गई, एनर्जी की डायमेंशन। अच्छा, एनर्जी आपने लिख लिया ml² t की पावर -2, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो t इनवर्स पुट कर दो वैल्यू, कैलकुलेट कर दो इसको, तो आपको प्लैंक कांस्टेंट क्या मिल गया, ml² t टू द पावर -1। सही है, इस तरीके से आपने प्लैंक कांस्टेंट निकाल लिया। तो बेटा अब इसमें जो बचा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो आप एंगुलर मोमेंटम के लिए लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम के लिए जगह क्या यूज कर लोगे, मास इनटू वेलोसिटी, P = mv। ठीक, रेट ऑफ फ्लो, हाँ ये चीज मैं बताऊंगा, ये नया वर्ड है। रेट ऑफ फ्लो, किसी चीज का रेट कैसे निकालते हो, अगर मैं देखूं कि रेट ऑफ फ्लो चाहिए, तो रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, और फ्लो जैसे पाइप से पानी निकल रहा है, तो मैंने बोला इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कितने लीटर पानी पर सेकंड निकल रहा है। सो लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, तो फ्लो तो आपने उसका वॉल्यूम मेजर किया, और रेट का मतलब अपॉन में टाइम लगा दिया। तो रेट ऑफ फ्लो की जगह मैं यूज कर सकता हूं वॉल्यूम अपॉन टाइम, यूज कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात। फॉर्मूला समझो, ऐसे फॉर्मूले लिखे नहीं होते, हमें बनाने पड़ते हैं कभी कभी। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। अब वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L3, टाइम की क्या होती है T, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, L3 T इनवर्स। थोड़े पढ़े लिखों वाली बात कर दो, चलो हम तो अनपढ़ हैं, हमने बात कर ली L3 T की पावर -1, पढ़े लिखों वाली बात में क्या आएगा, m टू द पावर 0 L3 T इनवर्स आएगा। ये आपकी रेट ऑफ फ्लो की बात आ गई। अच्छा, अगले पे आते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये कुछ नए शब्द है, इनको पता होना चाहिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, तुम बेटा डायमेंशन के तौर पे मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है अपॉन में डिस्टेंस, रट्टो रट्टा मारो मत समझो। ग्रेडियंट का मतलब होता है अपॉन में डिस्टेंस, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ग्रेडियंट मतलब समझ आ गया, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, अपॉन में डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, अच्छा बताओ, वेलोसिटी अपॉन बोलो डिस्टेंस। बात समझ आ गई ग्रेडियंट की, किसी का भी ग्रेडियंट लगाओ आज के बाद आप सीधा रटो, किसी का भी ग्रेडियंट लगाओ, अपॉन में डिस्टेंस आपको यूज करना है ग्रेडियंट का मतलब। तो ग्रेडियंट का मतलब अगर अपॉन में डिस्टेंस यूज करना है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, LT टू द पावर -1, डिस्टेंस मतलब क्या हुआ L, वो तो आप डिपेंड करता है आप किसका निकालो ग्रेडियंट, L से L खत्म, T टू द पावर -1। यार तो वेलोसिटी ग्रेडियंट तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के बराबर है तो क्या कर सकते हैं, है तो है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये बेटा थोड़ा सा समझने वाला है। प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, नाम सुनना, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी डायमेंशंस प्रेशर के बराबर होती है, चाहे स्ट्रेस कह लो। इन सबको आप, ये सबका नाम सेम होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे आप, यहाँ पे नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। इलास्टिसिटी एक चैप्टर आएगा, वहां पे वैल्यूज मिलेंगे, स्ट्रेस वर्ड मिलेगा,
आपको यंग्स मॉडुलस मिलेगा, बल्क मॉडुलस मिलेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा, तो वहां पे ये डायमेंशंस आप यूज करेंगे। ठीक है, अगला लिखा है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम का मतलब ही है आपका एंगुलर मोमेंटम, जो कि मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मैं बेसिक चीज क्लियर करूं, नहीं मैंने इसीलिए ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी थी। अगर आगे मोमेंट लिखा है तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होती है, बिल्कुल तरीका समझो। जैसे ग्रेडियंट लिखा है तो डिस्टेंस से डिवाइड कर दो उस क्वांटिटी को, मूवमेंट लिखा है तो उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब तो हो जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा बताओ क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। बात समझ आई? क्या बनेगा? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा ये बताओ पहले आपको, मुझे जो लग रहा है कि आपको डायमेंशंस निकालनी आ गई होंगी। थोड़ी सी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यू कैन सॉल्व डायमेंशन। डायमेंशन निकालनी आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में या डाउट्स के लिए क्वेश्चन डाल देना, मैं क्लियर करा दूंगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब डायमेंशन का मैं दूसरा टॉपिक उठाऊंगा, छोटा सा वर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसको यहीं पे लिखी हुई है, तो पहले मैं उसकी थ्योरी यहाँ पे से पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती क्या है, किसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, कंपेयर्ड, इक्वेटेड हैविंग सेम डायमेंशंस। लिखो, the physical quantities which are added, subtracted, compared, equated having same dimensions। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या इक्वल में रखा जाए या कंपेयर किया जाए, ऐसा तभी होगा जब उसकी डायमेंशन सेम होगी। जैसे a इक्वल b प्लस सी है फॉर एग्जाम्पल, सो द डायमेंशन ऑफ a इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ b के, ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ c के। कहानी समझ आ रही होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं बोला, डिवाइड नहीं बोला, कान खोल लो बिल्कुल दिमाग के साथ। मैंने मल्टीप्लाई नहीं बोला, डिवाइड नहीं बोला। तो अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो वो एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी, डिवाइड में है तो वो एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी, प्लस माइनस इक्वल। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे? उसके डायमेंशन इक्वल करोगे। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्ड समझ आ गया क्या होता है? जैसे a इक्वल बी प्लस सी लिखा है तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ b के, इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ c के। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इसमें, मान लो मैंने आपसे बोला इन द इक्वेशन f इक्वल at plus bt square, where f is force, t is time. Find the dimension of a and b। आपको a और b की डायमेंशंस चाहिए, ये क्वेश्चन हमने बनाया। f इक्वल at प्लस bt स्क्वायर, क्या करना चाहिए? तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, f इक्वल at प्लस bt स्क्वायर। अगर देखा जाए तो f और at की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, ये डायमेंशन bt स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि t मल्टीप्लाई में है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ
एफ जो होगा क्या वो डायमेंशन ऑफ एटी के बराबर होगा? बिल्कुल। एफ की डायमेंशन आप निकाल चुके हो, भूल गए हो तो कॉर्नर पे जाकर निकाल लेना, लेकिन अभी आप यहां समझो। एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू, हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी की डायमेंशन आपको पता होती है टी, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगा? एम एल टी की पावर -2 अपॉन में टी, क्या आ गया? एम एल टी की पावर -3। बात क्लियर? इन द सेम वे आप डायमेंशन ऑफ एफ को डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के पुट करेंगे, तो एम एल टी की पावर -2 यहां पे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या आ गया बिना कुछ कहे सुने? एम एल टी की पावर -4। ये आपको डायमेंशन ऑफ बी मिला, ये आपको डायमेंशन ऑफ ए मिला। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन जो काफी इजी था, समझ आया? आपको करना क्या है, करने का तरीका समझो। जो क्वांटिटी प्लस में है, माइनस में है, इक्वल रखी गई है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन में और इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। एक्सरसाइज पे आते हैं। आज हम केवल दो चीजें सीखेंगे, डायमेंशन निकालना इस क्लास में, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे डायमेंशंस के। चलो अच्छा, इसका 6th क्वेश्चन ले लो, 7th, चलो 6 ले लेते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन गिवन बाय एफ इक्वल ए अपॉन बी प्लस डी टू द पावर हाफ, वेयर एफ इक्वल फोर्स, डी इक्वल डेंसिटी। समझो, पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं। एफ इक्वल ए अपॉन बी प्लस डी टू द पावर हाफ, है ना? तो 6th क्वेश्चन है ये, एफ इक्वल ए अपॉन बी प्लस डी की पावर हाफ, वेयर एफ इक्वल क्या है बेटा? फोर्स, और डी इक्वल क्या है? डेंसिटी। हमें डायमेंशन ऑफ ए एंड बी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो सबसे पहले इकट्ठा सॉल्व करने मत भागो कि अरे होगा कैसे। थोड़ा सोचो। इजी बनाया जा सकता है क्वेश्चन, कई सारे तरीके से इसको टफ भी बना दिया जाएगा। सोचते ही मुझे ये समझ में आया कि यार बी और डी की पावर हाफ प्लस की गई है, तो ये प्लस तभी पॉसिबल है जब इनकी डायमेंशन सेम होंगी। अरे मजा आ गया भाई। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो डायमेंशन ऑफ बी है वो डायमेंशन ऑफ डी की पावर हाफ के इक्वल होगी। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करूंगा अगर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ बी जो है वो डायमेंशन ऑफ डी की पावर हाफ के इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस किए गए थे। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल, डेंसिटी की डायमेंशन क्या पढ़ाई है अभी? डेंसिटी इक्वल हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब, इट इज ml टू द पावर -3। तो हम इसको लिख सकते हैं ml टू द पावर -3 की पावर हाफ। पावर मत भूलना बेटा, पावर भूल जाओ कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये आ गया m टू द पावर हाफ और l टू द पावर -3/2 आ गया। गुड।
अब हमें एक ही डायमेंशन चाहिए, तो देखो ये अपॉन में, तो ये पूरी एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ ए जो बनेगा, क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ एफ इंटू बी प्लस डी की पावर हाफ। अब ये दोनों में एक की ही डायमेंशन लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन की हैं। सेम डायमेंशन की है तो एक ही टर्म कंसीडर की जाती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डायमेंशन ऑफ एफ इंटू बी प्लस डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डी की पावर हाफ। हमें डायमेंशन ऑफ ए चाहिए था, तो डायमेंशन ऑफ ए में क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ ए लिख सकता हूं मैं डायमेंशन ऑफ एफ इंटू बी। निकाल चुका हूं मैं बी की डायमेंशन, दोनों में से कोई एक कंसीडर कर सकते हो। तो एफ की क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, बी की आपने क्या निकाली, m टू द पावर हाफ और l टू द पावर -3/2। यूज की या नहीं की, कंसेप्ट पे आओ बेटा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, वन पावर ये और हाफ ये, मतलब 3/2, l में 1 -3/2 माइनस हाफ बचा, t -2, तो ये आपको मिल गई डायमेंशन ऑफ ए। तो आपने डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी सॉल्व कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है डायमेंशन में, ऐड की जाए, इक्वेट की जाए, कंपेयर की जाए, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इससे रिलेटेड है, 9, 10 भी इससे रिलेटेड है। तो आप इनके या तो नोट कर लो इन क्वेश्चंस को, या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, करके रखेंगे आप लोग, या मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे सॉल्व करा लूंगा। ठीक है, 1, 2, 3, ओके। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इस क्वेश्चन का भी ले लो, 1, 2, 3। आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं यूजेस ऑफ डायमेंशंस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।